नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं और इसी क्रम में शहनवाज हुसैन ने टीएमसी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी नेता प्रणव मित्रा के काफिले पर बुधवार को हमला भी हुआ है, जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद करते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। बीजेपी नेताओं ने धुआंधार रैलियां, रोड शो शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले 4 चरणों के मतदान में जनता ने ममता दीदी को आईना दिखा दिया है, इसलिए दीदी अब हताश होकर खींच निकाल रही है। शहनवाज ने कहा, जैसे सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही दीदी ने सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाने का काम किया। अपने भतीजे के मुंह में दीदी पश्चिम बंगाल की जनता को भूल गई, लेकिन अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी समर्थकों का गुंडा राज खत्म करेंगे, भीड़ तंत्र को सुशासन में बदलेंगे। दीदी अब सत्ता संभालने लायक नहीं रही, इसलिए वे आराम करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल की जनता नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल में भाजपा के साथ आगे बढ़ चलेगी। अब बंगाल में भाजपा की 2/3 बहुमत की सरकार बनना तय है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शहनवाज हुसैन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्हें प्रचार करने से रोक भी दिया गया था। इस पर वो धरना पर बैठ गए और उन्होंने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए। इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई। शहनवाज ने कहा था कि दीदी अपने राज्य की पुलिस को संभाल नहीं पा रही है। बंगाल में हिंसाओं का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी नेता प्रणव मित्रा के काफिले पर बुधवार को कथित तौर पर हमला किया गया। यह हमला उन पर उस समय हुआ जब वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने निकले थे। बंगाल विधानसभा चुनाव में 12 नगर सीट से चुनाव लड़ रही वहीं प्रणव मित्रा ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। भाजपा नेत्री प्रणव मित्रा ने कहा कि उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वे मेरे वाहन के अंदर भी घुस गए, लेकिन वे मुझे पकड़ नहीं पाए क्योंकि मेरे कार्यकर्ता मेरी सुरक्षा कर रहे थे। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा की घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आ चुकी है। बताते चले कि पिछले दिनों बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर भी हमला हुआ था, जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया गया था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चलिए, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे रूबरू करा दें। सारिका जैन है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। और संजय चक्रवर्ती हैं, जो कि टीएमसी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, शहनवाज हुसैन ने टीएमसी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और जनता ने दीदी को आईना दिखा दिया है। क्या कहेंगे? मुझसे पूछा है जी संजय जी। मुझसे पूछा जी संजय जी। सबसे पहले तो पूरे बंगाली समाज को शुभ नव वर्ष हो। आज नया साल है हम लोगों का जी। तो सभी मैं बंगाली समाज को, जितने भी आपके व्यूअर्स है, मैं सबको जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इन लोग इतने आत्म मुग्ध हो चुके हैं, इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, जैसे वो कहते हैं दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो इतना मतलब लगता है कि जैसे जीत चुके हैं। अरे आज तुम आईना दिखा दिया, जीत चुके हैं, तो फिर 2 मई का इंतजार क्यों करो? जाकर खुशियां बांटो, जब पटाखे फोड़ो, मिठाइयां बांटो। मतलब जो है एक तरीके से एक माइंडसेट करके जो है सारे के सारे नेता जैसे बैठे हुए हैं कि हाँ भाई दीदी को आईना दिखा दिया, दीदी 2 मई दीदी गई, ये वो। अरे चुनाव लड़ने आए हो, अपने विकास के मुद्दे पे बात करो। आपने 7 साल में देश में क्या विकास किया, कितने लोगों की आपने रोजगार ले ली, कितनी महंगाई बढ़ा दी है, कितने बेरोजगार कर दिए हैं। आपने जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आपने जो है
7 साल में 14 करोड़ रोजगार देने की बजाय 12 करोड़ लोगों का रोजगार आपने ले लिया। आप दर दर के जो है ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए, गरीब जनता दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो चुका है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी जो है उसको छू नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कोरोना काल में कोई भी नियम जो है कि नेताओं पे फॉलो नहीं हो रहा। अमित शाह जी खुलेआम बिना मास्क के जो है टहलने, उनके पास कोई चालान नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एक तरफा सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन पूछा किससे जाता है, जवाब किससे लिया जाता है? जवाब आम आदमी से लिया जाता है, टीएमसी से लिया जाता है। लेकिन कभी भी मैं पिछले 3 महीने से लगातार मैं डिबेट कर रहा हूं, लेकिन एक बार भी किसी ने बीजेपी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। संजय जी क्यों नहीं उठाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जो है आप रिपोर्टिंग करें तो दो तरफा की बात करें। आपने रोजगार की बात की, इन लोगों का भी जो है एक माइंडसेट करके बैठे हुए हैं कि शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम की बात किया, शुरू में 6 महीने पहले से हिंदू मुस्लिम किया, फिर जय श्री राम किया, उसके बाद जो है ये लेकर के आए अपना बांटो और राज करो के बाद जय श्री राम से तो ममता बनर्जी को दिक्कत है। अब देख रहा हूँ कि मुस्लिमों को भी गले मिला रहे हैं। जब देखा कि हमारा काम नहीं बन रहा है तब मुस्लिमों से गले मिल रहे हैं। मतलब जो है अब सारा चीज मतलब हर तरीके से ये साम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ 2 मई को जब जो है ईवीएम खुलेगा तो उनको इनके 50 से 60 सीटें इनको नहीं आने वाली है, ये तय मान लीजिए। जी ठीक है, सारिका जी जवाब दीजिए। जी संजय जी के साथ मैं पहले भी कई बार डिबेट कर चुकी हूँ, उनको भी नववर्ष की शुभकामनाएं, और जो आपका पूरा बंगाल समाज है, हमारे इंडिया में जो भी रहते हैं सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं संजय भाई को बोलना चाहूंगी कि रोजगार की बात अगर आप ना ही करें तो बहुत अच्छा है। 10 साल से आपकी सरकार थी, दीदी ने क्या किया वहां पर बंगाल में, लोगों को और रोजगार जो थे वो भी छीन लिए उनसे। जो चाय के बागान थे, जो बेचारे काम करते थे वहां पर, उनको काम नहीं करने दिया गया। नई नई इंडस्ट्रीज जो आती थी उनको आपने पैर उखाड़ दिए, उनको निकाल कर फेंक दिया उन्होंने वहां से। उनको रोजगार मिलता तो आज शायद वहां की स्थिति बहुत अच्छी होती। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो हमारी 200+ सीटें आने ही वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 मई को दीदी जाने ही वाली हैं, क्योंकि वहां की जनता ने ठाना है, चाहे कोई भी समाज हो, यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या जय श्री राम की बात कर रहे हैं, सारी जनता बीजेपी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि बहुत सारी सेवाओं से आप लोगों ने बंगाल को वंचित रखा, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे वो किसान निधि योजना हो, चाहे वो कोई भी केंद्र सरकार की योजना आप लागू होने नहीं देना चाहते थे वहां पर। और भ्रष्टाचार की राजनीति जो हुई, भतीजावाद की जो राजनीति हुई वहां पर, वो भी बढ़ चढ़कर खूब हो रही थी। तो जनता सब कुछ देख रही थी और जनता ने ठान लिया है कि कैसे ना कैसे करके हम बीजेपी को लाएंगे। और ये जो चुनाव हो रहा है उसके बाद ही हम लोग बताएंगे कि क्या निर्णय होगा, क्योंकि 2 मई को दीदी जाने वाली है, क्योंकि अब बंगाल व्हील चेयर पर नहीं अपने पैरों पर खड़ा होगा। और संजय जी एक सवाल और है हमारा आपसे कि यहाँ पर शहनवाज हुसैन ने कहा है आगे कि दीदी जो है वो भतीजे के लिए ज्यादा अग्रसर है, मतलब भतीजा दिख रहा उन्हें है, और जो जनता है उसे भूल गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो फिर राजनाथ सिंह जी अपने लड़के को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? फिर जो है लाल टंडन जी अपने लड़के को आगे क्यों बढ़ाया? आशुतोष टंडन जी आज मंत्री बने बैठे हुए, राजनाथ सिंह के लड़के जो है इस समय एमएलए बने बैठे हुए, तो ये क्यों बढ़ा रहे हैं? भाई भतीजा बात हम पे इल्जाम लग रहा है, ये पुत्रवाद का जो है उनका आगे। लेकिन सर जनता को तो नहीं भूलना चाहिए ना, पहले एक उंगली उठाने से पहले खुद देख लिया जनता किस लिए ममता जी को लेके आई है। अध्यक्ष है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी जमीन से उठे हुए नेता है हमारे, जो दूसरे के बारे में इल्जाम न लगाइए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पहले देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको केवल 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों ने भाई भतीजा बात को खूब आगे बढ़ा रखा है। पुत्र मोह में आप जो है आप खूब आगे कर रहे हैं, चाहे वो कल्याण सिंह हो चाहे कोई भी हो। मैं आपको एक एक करके अगर मैं पूरे नाम लिखाऊं तो ट्रैक खत्म होते होते जो है आप परेशान हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। आप एक ही चीज देख रहे हैं, हमने कहा ना 1 उंगली उठाएंगे 3 उंगली आप पे उठेगी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि किसानों की बात है, एक बार किसानों के नाम पे वोट मांग के देख लीजिए, आप मांग के देख लीजिए। आप नहीं मांग सकती, आपने जो 3 काले कानून बनाए हैं, आप 3 काले कानून के बारे में जिक्र नहीं करते। इतनी ज्यादा अहंकारवादी है कि 20 बार बंगाल में आके दौरा कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसानों के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकते, एक फोन कॉल किसानों के लिए नहीं कर सकते। कम से कम 50 बार आप लोग जो है आपके नेता, आपके मंत्री, आपके सारे लोग वहां पे आकर के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसान को कॉल करके उनसे बात करके आप
आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते। आप किसानों के नाम पे वोट नहीं मांग लेकिन सर सकते। सरकार तो तैयार है किसानों से बात करने के लिए। सरकार तो हर समय तैयार है अपने किसान भाइयों के लिए। एक बार प्रधानमंत्री जी ने एक बार बैठक की, किसानोों से एक बार बैठक की, एक बार बैठक नहीं की। अरे एक बार मान तो लेते, अरे एक बार कानून को रद्दी कर दिए होते, कम से कम किसान आज ठंड से लेके गर्मी आ गई है, धूप में लू में बेचारे जो है मरे, 200 किसान मर चुके हैं। क्या कभी एक बार भी संवेदना व्यक्त की आप लोगों ने? किसी ने व्यक्त की? एक भी संवेदना व्यक्त किया गया? क्या किसान अन्नदाता को आप लोग के दिल में जरा भी रहम नहीं है? क्या आप लोग जरा भी नहीं सोचते कि हाँ ये किसान जो मर रहा है उसके बारे में कुछ सोचा जाए, एक बार बैठ के उनसे बातें कर ली जाए, क्या उनको प्रॉब्लम इस बात को लेकर के है? लेकिन नहीं, अहंकार है और अहंकार इस दिन खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और आप लोग देख रहे हैं कि धीमे धीमे करके इनकी हालत क्या रही। दिल्ली एमसीडी के चुनाव हार गए। संजय जी, सारिका जी को भी सुन लीजिए, वो कह रही है कि सरकार हमेशा तैयार है बातचीत करने के लिए। लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, त्रिपुरा हार चुके हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, 3 दिन पहले का वीडियो था, महोबा में मध्य प्रदेश में महोबा में स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। हजारों कुर्सियां लगी है लेकिन आदमी एक नहीं बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब इनसे लोग त्रस्त आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो जुटाई हुई भीड़ से खुश ना होइए, हकीकत में आ जाइए कि आप लोगों की हालत अब धीमे धीमे आपसे जो चरम सीमा 2019 था वह अब पराभव में आ रहा है। अब आप लोग जो है जाने वाले हैं यहाँ से, 2024 में वो जवाब मिल जाएगा। 2 मई को पता चल जाएगा कि दीदी जाने वाली है या बैठी रहेंगी। विपक्ष ने दीदी से तो डर इस बात का है आप लोग, चाहे तीसरी बार चुनाव जीत गए तो आपकी कुर्सी तो गई। दीदी से बस सबसे बड़ा जो है सारा जोर किस बात के लगा है? ये जो है 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, 1 चरण में चुनाव हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने 8 चरण में चुनाव जानबूझ के करवाया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं आप लोग कर सके। आप लोगों को परेशानी इस बात को लेकर के कि 10 बार आप किसी को भेज सके। सर जनसभाओं से आपको क्या दिक्कत है? आप लोग भी तो जनसभाएं कर रहे हैं संजय जी। जी आप लोग भी तो जनसभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ भाई मजबूरी है तो ना, बीजेपी भी कर रही है, प्रचार तो कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र है ना। कमीशन ने बोल रखा है तो उसके लिए हम क्या करें? हमें जनसभा करनी पड़ रही है, हमारे लिए मजबूरी हो रही है। ये एक बार में, ये जैसे अगर तमिलनाडु में चुनाव एक बार में हो चुका था तो यहाँ पे भी एक बार में चुनाव हो सकता था, लेकिन एक बार में चुनाव नहीं करवाया गया। इसको 8 बार में चुनाव जानबूझ कर करवाया गया ताकि प्रधानमंत्री जी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करवाई जा सके, गृह मंत्री जी का ज्यादा से ज्यादा रोड शो करवा सके। ये नहीं देखा कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना के रोकथाम के लिए रोड शो को खत्म करवाया जाए। ये नहीं चाहते कि कुंभ मेले को खत्म कराया जाए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कुंभ मेले का क्या जरूरत है? इस समय नहाने के लाखों लोगों की भीड़ है और कोरोना की हालत देश में खराब है, लोग मर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको केवल चुनाव जीतना है, बस एक ही तरीका है किसी तरह चुनाव जीता जाए। आप दूसरे पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो जब आपकी भी रैलियां बराबर हो रही है? ये तो इलेक्शन कमीशन बैठ के और सारी पार्टियां बैठ के सोचेंगी तभी जाके इसका हल निकलेगा। सभी की जाने ये बात प्रधानमंत्री जी खुद नहीं कहते, आकर के मुख्यमंत्री को राज्यपालों की मीटिंग करते हैं, लेकिन जो है आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक बार भी इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। ये तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, ये काम कर सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। कम से कम उनको चर्चा करनी चाहिए। अरे वर्चुअल रैली करना शुरू करेंगे, ऊपर से सब कुछ शुरू होता है। अगर प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रैली करना शुरू करेंगे तो अब ऑब्वियस हम लोग को भी करना पड़ेगा, हम लोग भी करेंगे उस तरीके से वर्चुअल रैली, लेकिन नहीं है। लेकिन वो जो है यहाँ पे जो है राज्यपाल की मीटिंग चल रही है, कभी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग चल रही है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग चल रही है, लेकिन खुद जाकर के वहाँ पे 2-2, 3-3 रैली एक साथ करें। और खासकर उस दिन मीटिंग रैली होती है जिस दिन चुनाव होता है। सर ममता बनर्जी रैली नहीं कर रही क्या? ममता बनर्जी भी तो रैली कर रही है। अगर बीजेपी कर रही है तो ममता बनर्जी भी कर रही रैली है, उनको मना करिए। तो मजबूरी, मैंने कहा बोला हमारी तो मजबूरी है, हमारे तो मजबूर है हम एक राज्य के मुख्यमंत्री से अलावा हमारे पास तो ताकत नहीं है। केंद्र के पास ताकत है, केंद्र जो है इसको चुनाव आयोग से बात करके इन चीज को ठीक कर सकता है, लेकिन नहीं करना है। और बीजेपी ने यहाँ पे कह भी दिया कि 2/3 से बहुमत बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा जो है रैलियां कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सके, इसीलिए किया गया। एक चरण में हो सकता था। तमिलनाडु इनको पता था कि इनके स्कोप है नहीं, एक सीट नहीं आने वाली है, इसलिए एक चरण में हो गया। यही काम यहाँ पे बंगाल में ये हो सकता था। इस कोरोना काल में एक चरण में चुनाव करा करके चीज को खत्म कर दिया। सिक्योरिटी, अरे 20 गुना सिक्योरिटी बढ़ा देते, 50 गुना सिक्योरिटी बढ़ा देते, लेकिन एक चरण में चुनाव हो सकता था, नहीं करवाया, जानबूझ के लंबा खींचा गया चुनाव को। संजय जी, अगर ये तारीखें बढ़ा दी गई हैं, एक चरण में नहीं 8 चरण में हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? जब आपने काम अच्छा किया है, ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने विकास किया है। जनता मर रही है, हमें उस बात का दिक्कत है। कोरोना काल में कहीं ना कहीं आप में डर है, इसका मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी में हार का डर है। हमारे लिए जनता पहले है, सारिका जी जवाब दीजिए। हमारे लिए जनता पहले है।
देखिए, अब जिस जनता के आ रहे हैं, जब जनता ही नहीं रहेगी तो विकास क्या करेंगे आप? किस चीज का विकास करेंगे? सोना का बंगला बना देंगे। 282 आपका जो है 282 आप लोग वो लेकर के आए थे, क्या कहते हैं, गांव का आपने 2014 में लिया था। एक गांव बता दीजिए जिसको सोने का बना दिया। बात करते हैं सोने का बंगला बंगाल बना देंगे। अरे एक गांव बता दीजिए। अमित शाह जी तो कहते हैं, सर सुनिए 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 पहले नहीं पाए आप लोग दोबारा। संजय जी सुनिए, नहीं आप लोगों ने। अरे सुनिए तो करते हैं आप सुनेंगे। देखिए संजय जी, आप बोल रहे हैं कि चुनाव जो है वो कम टाइम में ही खत्म हो जाने चाहिए थे। फरवरी में ये सब कैंपेनिंग शुरू हुआ, किसी को नहीं पता था कि कोरोना इतना भयावह रूप लेगा। इसलिए आप ये इल्जाम लगाना तो फर्स्टली ये छोड़िए कि ये बीजेपी कर रही है या कुछ ऐसा हम लोगों के हाथों में है। ये तो एकदम से स्थिति बिगड़ी है और अब इस पे हो सकता है निर्णय भी लिया जाए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये जो प्रक्रिया है, ये सभी पार्टियां बैठेंगी, इलेक्शन कमीशन भी बैठेगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए। क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का तो विषय है ही नहीं, इसमें जानों की परवाह करनी है। किसी का भी परिवार हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है, बीजेपी भी हो सकता है, टीएमसी भी हो सकता है। मैं इसलिए बोला जनता पहले है, इसलिए मैंने बोला जनता पहले। आज मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आज बीमार पड़ गए। हमें दुख है इस बात को लेकर के। भाई एक कर्मठ मुख्यमंत्री है, अगर वो बीमार पड़ गए वो हमको दुख है। अखिलेश यादव जी बीमार पड़ गए, कोरोना काल में वो भी आ गए, हमें दुख है। आशुतोष टंडन जी बीमार पड़ गए, हमें दुख है इस बात को लेकर के। क्यों बोलते किसी को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी बीमार पड़ेगा उसका हमें दुख है। हमारे परिवार के लोग भी जो है कोरोना काल में इसमें आ चुके उसमें, तो लेकिन हमें इस बात को दुख है। हमें इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम इसको अभी भी कम से कम प्रधानमंत्री जी खुद पहला स्टेप लेकर के वो आगे बढ़ करके बोले हम वर्चुअल रैली करेंगे, करके दिखाए ना वर्चुअल रैली। सर अभी आपने विकास की बात की थी, तो आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था, अमित शाह जी ने, कि बंगाल में 115 योजनाएं उन्होंने दी, लेकिन 115 घोटाले ममता बनर्जी ने किए। उन्होंने आरोप लगाया था आपसे। अरे जिसने आरोप लगाया है पहले तो यही बता दे कि वो 115 योजनाएं कौन सी है। पहली चीज बोलने से कुछ नहीं आता, क्योंकि अमित शाह जी एक छोटी सी मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी ने सारा पैसा अपनी तिजोरी में रखा, अपने भतीजे के लिए रखा। मैं अब एक छोटी सी बात है, आपके पास 2 वीडियो होगा। एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें ममता दीदी ने कहा था कि अगर आपको CIFS जो है आपको वोट डालने से रोके तो आप उनका घेराव करिएगा, और दूसरा महिलाएं घेराव करेंगे या पुरुष जाकर के वोट डालने जाएंगे, ये बोला था। अमित शाह जी ने क्या बोला उसी बात को लेकर के? ममता दीदी ने बोला उनका घेराव करो, उनपे हमला करो शब्द नहीं बोला। अगर आपके पास प्रूफ है, आप उस वीडियो आपके पास रखा होगा, आप दोनों वीडियो चला करके देख लीजिए गृह मंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। आज लाखों लोगों के भीड़ में लगातार ये मैसेज मिला कि ममता दीदी ने कहा था कि हमला करो। ममता दीदी ने एक बार भी नहीं बोला हमला करो, एक बार नहीं। हमला हुआ है, रोज हमले होते हैं, टीएमसी के गुंडे। CIFS एक बार बता दीजिए मुझे, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने CIFS को चोट लगी, कितने लगी? दिल्ली में भी जो है अराजक तत्वों ने जो है हमला किया था 26 जनवरी को, ठीक है। 390 जो है पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन एक गोली नहीं चली। उनके ऊपर बाकायदा ट्रैक्टर चलाया गया, तलवारबाजी हुई, सब कुछ है। 20-20 फुट वाले नीचे कूद गए, लेकिन उन्होंने हवाई फायर तक नहीं किया था। यहाँ पे अगर 100-150 जो है ग्रामवासी, अगर वो हमला हम मान लेते हमला किया, लेकिन चोट किसको आई? एक को भी चोट नहीं आई। सीधे सीने पे गोली मार दी। कोई आतंकवादी थे वो क्या आपने सीधे सीने पे गोली मार दी? किसने आदेश दिया था आपको इस तरह के सीने में गोली मारने का? किसने आपको कहा था कि आप सीने में गोली मारिए? दिए हुए हैं पुलिस को इन लोगों ने, कितनी खुली छूट दी हुई है। निर्दोष जनता की ये लोग हत्या कर रहे हैं, जमीन पर उतर आते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते हैं। कितना गुंडा राज चल रहा है वहाँ पर। एक बात एक क्लियर कर दीजिए, एक आरोप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि टीएमसी के लोगों ने मारा है, आपके बीजेपी के लोग बड़े दूध के धुले, लेकिन बड़े साफ संजय जी, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं साफ तौर पर खुले भाषण में कि बंगाल में हिंसा है ही नहीं, मतलब बिल्कुल बंगाल में कुछ भी नहीं है साफ तौर पर। लेकिन ये हिंसाएं फिर हो कहां से रही हैं? आप लगाते बीजेपी आरोप और बीजेपी लगाती टीएमसी पे आरोप, और हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। लॉकेट चटर्जी जो है उन पे भी हमला हुआ। देखेंगे ना आप, चाहे लॉकेट चटर्जी हो, चाहे अभी किसी आपने किसी नेता के बारे में बताया, इनको चोट और नहीं लगती है, सीधे कार टूटते हैं, बाकी चोट और नहीं लगती है। हमला हुआ तो चोट क्यों लगती है? ताज्जुब की बात है। जैसा ममता दीदी पे हमला हुआ, उनके पैर पे चोट लगी। उसी तरीके से आपको याद दिला देता हूँ, चलिए आपको याद दिला देता हूँ, चलिए सर आपको याद दिला देता हूँ साथ। लेकिन उनको चोट नहीं दिखी। अरे संजय जी सुनिए तो, डैमेज हो गया, चोट नहीं दिखी। संजय जी मैं आपको याद दिलाता हूं, ममता बनर्जी की चोट लगी, आपने दिखाया, ठीक है।
उनका जो पैर उठता था वो हमने दिखाया आर्या न्यूज के माध्यम से, जिस दौरान उनको प्लास्टर था। और एक चीज आपको याद दिला देता हूं कि बीजेपी के एक जो कार्यकर्ता था उसकी मां पर हमला हुआ और 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई, जिसका आरोप आप पर ही लगाया गया था। पहली बात तो ये है कि वो कार्यकर्ता जो बीजेपी का के कार्यकर्ता का है और तृणमूल हमला कराया, तो इसका प्रूफ दे दीजिए हमको। जस्टिफाई किया जाएगा? कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, कोई भी प्रूफ इनके पास है। इन्होंने कहा था हमारे 130 कार्यकर्ता, 6 महीने से चिल्ला रहे 130 कार्यकर्ता मारे गए, 130 कार्यकर्ता मारे। अगर इनको 130 कार्यकर्ता आज तक 130 कार्यकर्ता मारे गए तो कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट दिया? कोई इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने कार्यकर्ताओं को ये मंच में उठाकर उनको सम्मानित किया? नहीं है। कितने कार्यकर्ताओं के परिवार को इन्होंने अपने रथ यात्रा में बैठाला? किसी को नहीं बैठाला। इसका मतलब कार्यकर्ता नहीं थे। कोई सड़क दुर्घटना में मारा गया, कोई आपसी दुश्मन नहीं मारा गया, किसी ने सुसाइड कर ली। सारिका जी जवाब दीजिए। जो दोष नंदो घोष एक बंगला में बोला जाता है। ठीक है संजय जी, सारिका जी से जवाब मांगा है ना। कन्याकुमारी से जो भी कुछ होता है टीएमसी करती है। सारिका जी बोलिए आप। देखिए, इनके कहने से यहाँ पर नेशनल चैनल या जो भी हम चैनल पे बैठे हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। इनके जो टीएमसी के गुंडे हैं, लोग बयान देते हैं, खुद से आकर बोलते हैं कि टीएमसी के गुंडे ने आकर हमारी पिटाई की है, या हमें जान से मारा है, या हमें धमकी दे, या हमारी गाड़ी पे अटैक किया है। तो सामने से आकर जो गवाही देते हैं उनको हम कैसे झुटला सकते हैं? हमारे संविधान में यही प्रक्रिया है कि गवाही अगर गवाह देता है तो उसकी बात मानी जाती है। न्यायालय में कितने लोगों ने गवाही दी है? तो इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? गवाह अगर बोल रहा है न्यायालय में कितने लोगों ने गवाही दी है? इनके कहने से तो गुंडाराज तो इनका 10 वर्षों से चलता ही आया है, इसीलिए इनको पछाड़ कर देगी। इकलौती महिला शेरनी। सारिका जी जवाब दीजिए आप। सर इनको हम लोगों ने नहीं किसी भी तरह के डर, हम तो जमीनी स्तर के नेता है भाई, हम लोग जमीनी में काम करते हैं। हमारे पास रथ यात्रा नहीं चलती हमारे। ममता दीदी देखिएगा अभी भी जो है चल रही है तो वो जमीन चल रही है। आज ही उनका जो है चल रहा है वो जमीन पे ही है। देखिए संजय जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप जब से बोल रहे थे मैं नहीं बोली ना, मैं चुप थी। यही शिष्टाचार होता है कि जब कोई बोल रहा होता तो सामने वाला चुप हो जाता है। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी, अब मेरी सुनिए आप, ठीक है ना? आप भी बहुत बोल रहे थे लेकिन मैंने आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अब मेरी सुनिए आप। देखिए, जब भी ऐसी कुछ बात होती है, बंगाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, लोग त्रस्त हो गए 10 साल से अपने गुंडों की वजह से, या रोहिंग्याओं जो जिनका ये पक्ष लेते हैं उनकी वजह से ये लोग गुंडों को खड़ा कर देते हैं और मारपीट की राजनीति, खून खराबा की राजनीति जो ये कर रहे थे वो अब 2 मई के बाद बंद होगी। और लोग जानते हैं कि अगर ममता दीदी गई उसके बाद ही हमारे विकास की रफ्तार चालू होगी। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भी तभी लागू हो पाएंगी जब ममता दीदी नहीं होंगी, क्योंकि ममता दीदी बंगाल का प्रोग्रेस चाहती ही नहीं है। वो चाहती है कि मेरे इशारों पर बंगाल नाचे। वो कोई भी योजना होती है भले के बंगाल के लोगों के भले के लिए होती है। चाय बागानों वाले जो मजदूर थे उनके साथ ममता दीदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं होने दिया, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं। बेचारे रोटी रोटी को मोहताज है आज की डेट में। और कोई केंद्र सरकार उनको योजनाएं देता है तो अपनी मोनोपोली दिखाते हैं, वो उनको लागू नहीं होने देना चाहती। और हर चीज में बोलते हैं कि आप डायरेक्ट हमें दो और हम जाकर जनता को वो पॉलिसी देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अब जब 2 मई के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम दिखाएंगे कि विकास की रफ्तार क्या होती है और किस तरह से किसी राज्य को विस्तार की चरम सीमा तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, संजय जी बोलिए आप। पहली बात तो पूरे देश में कहाँ विकास किया, ये भी यही बता दें। ठीक है, किस जगह पे कितना? मैंने अभी पूछा 282 गांव का हिसाब दे दीजिए पहले, विकास कितना किया। 282 गांव जो आप लोगों ने 2014 में दिए थे, गोद में लिया था, उसमें 284 गांव में से 282 गांव में से एक गांव बता दिए जिसका विकास जबरदस्त हुआ है। आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो विकास हुआ ही नहीं। उसके बाद दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि और गाँव गोद में लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब 282 नहीं हो पाया एक सांसद से तो बाकी क्या विकास करेंगे? दूसरी बात आती है, अभी रोहिंग्या के नाम लिया आपने। रोहिंग्या इस देश में आए कहाँ से? आप बता नहीं पाएंगे। रोहिंग्या आए कैसे? पहली बात तो घुसपैठिए, घुसते कैसे? पहले तो ये बताइए। ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई बाहरी आदमी हमारे देश में घुसा कैसे? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं। रोहिंग्या पूरे भारतवर्ष से फैले हुए हैं। इसे पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आप गलत बात कर रही हैं। पूरे भारतवर्ष से फैले हुए हैं, समझ में आया ना? तो देश में अगर आए हैं रोहिंग्या तो वो केंद्र सरकार की फॉल्ट है, राज्य सरकार की नहीं है। कि पहले हम आपको बता दे दें, राज्य सरकार की कोई फॉल्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की फॉल्ट है। केंद्र सरकार की गलतियों की वजह से, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ बाहरी घुसपैठे इस देश में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जी। बोलिए सर। हेलो जी संजय जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनका
इनका जितना भी विकास का जो प्रोपोगंडा है पिछले 7 साल में पूरी तरीके से खुल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं। और मैंने कहा ना कि 2019 तक इनसे जो है जो एक बहाव लहर और ये दुनिया जाने की चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। जब मेन इनकी लहर चल रही थी 2016 में, तब तक ये जो है बंगाल में कुछ नहीं कर पाए। 2019 में टॉप में थे, समय की कमी है सर, नहीं पाए, 330 सीटर। ठीक है सर, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है सर, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।